बाकी लोग कृपया माइक बंद कर देंगे। जय समाज, जय भारत। हम लोग महीने में किसी एक विषय पर अपने विचार रखते हैं। मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित है और मैं उसका एक सदस्य हूँ। आज का विषय है हमारी प्राथमिकता क्या हो, चरित्र निर्माण या व्यवस्था परिवर्तन। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सामाजिक शोध संस्थान के संरक्षक गण, सदस्य गणों का, जिनके सहयोग से ये विषय पर मैं अपने विचार रख पा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें श्री प्रदीप शर्मा जी, श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी और श्री डॉक्टर दीपा गुप्ता, इन तीनों के विचार भी मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसको कि उनके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। तो अब मैं विषय पर आता हूँ कि चरित्र निर्माण या व्यवस्था परिवर्तन क्या हो हमारी प्राथमिकता। मानवीय चेतना से नियंत्रित व्यवहार को चरित्र कहते हैं और चरित्र मानवता एवं नैतिकता अर्थात बहुल समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को नैतिकता कहते हैं। उससे जुड़ा हुआ होता है चरित्र। जो कार्य किए जाने चाहिए वे किए जाएं तो इसे नैतिक कहते हैं। जो कार्य किए जाने चाहिए वो न किए जाएं तो उसे अनैतिक कहते हैं। लेकिन जो कार्य नैतिक न हो अर्थात जो कार्य नहीं किए जाने चाहिए, जब उन कार्यों को किया जाता है तो उसे समाज विरोधी कहा जाता है। ऐसा समाज विरोधी कार्य अपराध कहलाता है, जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। सामान्य तौर पर कर दो, शुरू कर दो, जिसका भी कर दो। जिसका भी जिसके विरुद्ध दंड की व्यवस्था होती है। जनता के सामान्य निर्वहन हेतु व्यवस्था बनाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवस्था से शासित होता है तथा वह व्यवस्था समाज रूपी व्यक्तियों के समूह से, जिसमें वह व्यक्ति स्वयं भी शामिल होता है, उस समाज से वह व्यवस्था शासित होती है। अर्थात व्यवस्था पारिवारिक, सामाजिक व राजनीतिक अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो भी चिंतित कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है कि वह स्वच्छंद व स्वतंत्र रहना चाहता है एवं दूसरों की स्वतंत्रता को कम करना चाहता है। हेलो, क्या सबके साथ ये दिक्कत है क्या? आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है। आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो। आवाज जा रही है। हम लोग क्या आ रही है? आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ और तेज बोलने का। नहीं, वहाँ हो सकता है नेटवर्क की गड़बड़ी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है कि वह स्वयं स्वच्छंद व स्वतंत्र रहना चाहता है, वह दूसरों की स्वतंत्रता को कम करना चाहता है। इसी स्वभाव के कारण शासन भी व्यवस्था का केंद्रीयकरण करना चाहती है तथा स्वयं स्वतंत्र रहकर शासन करना चाहती है। विभिन्न विधियों से लोगों को बांधे रखना चाहती है। राजनीतिक व्यवस्था लगातार समाज और परिवार व्यवस्था पर हावी हो रही है, साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी कम कर रही है, जिसके लिए वह हर व्यक्तिगत विषय पर भी लगातार नियम व विधि बना रही है तथा ऐसे नियमों को बाध्यकारी कर रही है। इन नियमों को अलग अलग रूप में हमारे लिए उपयोगिता भी समझाई जाती रही है। वर्तमान में व्यक्ति पर व्यवस्था का तो अनुशासन है, किंतु व्यवस्था पर व्यक्ति समूह अर्थात समाज का अनुशासन नहीं बचा है, बल्कि वर्तमान समय में व्यवस्था पर सिर्फ राजनीतिक प्रभाव बचा हुआ है। या हम ये कह सकते हैं
कि व्यवस्था चूंकि राजनीति से उत्पन्न हो रही है, इसलिए सिर्फ उसी के अंडर में है या व्यक्ति समूह के अंडर होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। वस्तुतः व्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति के संदर्भ में अनुशासन होती है। समूह के मध्य व्यवस्था के क्रम में उसकी मान्यता का होना आवश्यक है, अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, अन्य व्यक्ति के साथ अनुशासन होना चाहिए, और शासन जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्था के रूप में होना चाहिए। इस्लाम एवं समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया गया है और न ही उसमें संशोधन की गुंजाइश छोड़ी गई है, इसलिए ये स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। भारतीय परिवार व्यवस्था में स्वतंत्रता भी है और अनुशासन भी है। वर्तमान परिदृश्य में उसमें कुछ गलतियां आई हैं, लेकिन भारतीय व्यवस्था जो है वह सुधारों को महत्व देती है, उसको स्वीकार करती है। इसलिए इसमें आवश्यकता है कि हम मूल रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन के रूप में उसे स्वीकार करें। यहां मूल प्रश्न है कि चरित्र निर्माण अधिक आवश्यक है कि व्यवस्था परिवर्तन। जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष कोई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वहां हमारा चरित्र महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस चरित्र के व्यक्ति हैं। अन्ना हजारे जी ने संपूर्ण भारत के सामने अपने चरित्र के कारण एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर किया। महात्मा गांधी जी ने अपने चरित्र के कारण एक संपूर्ण भारत के समक्ष एक आंदोलन खड़ा किया। तो इस तरह वहां चरित्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या चरित्र से व्यवस्था ठीक हो सकती है? मुख्य प्रश्न यहां यह उठने लगता है कि क्या अच्छा चरित्र अच्छी व्यवस्था भी दे सकता है? यह विषय सोचने का हो गया। मेरे विचार में चरित्र से अच्छा उदाहरण तो प्रस्तुत किया जा सकता है, दिशा भी दिखाई जा सकती है, परंतु व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता है। व्यवस्था, अगर हम एक अच्छी व्यवस्था बनाएं तो हम एक अच्छा चरित्र निर्माण करने की राह तो खोल सकते हैं, लेकिन हम एक अच्छा चरित्र बनाएं तो आवश्यक नहीं है कि हम एक अच्छी व्यवस्था का रास्ता खोल पाएं। इस तरह मेरे विचार में चरित्र निर्माण व्यवस्था के रूप में नहीं, व्यवस्था निर्माण चरित्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। व्यवस्था व्यक्ति से नहीं बल्कि व्यक्ति समूह से संचालित होती है तथा चरित्र व्यक्तिगत होता है, तथा व्यक्ति व्यवस्था से संचालित होता है। अर्थात इसका क्रम क्या होना चाहिए कि सबसे ऊपर व्यक्ति समूह, उसके बाद उसके अंडर में व्यवस्था, उसके अंदर में व्यवस्था से संचालित होगा व्यक्ति, और व्यक्ति का होगा चरित्र। ऐसा होना चाहिए। जबकि कुछ जगहों में ऐसा कर देते हैं कि सबसे ऊपर चरित्र से ही सब कुछ होगा। मेरे विचार में यह एक उल्टी दिशा है। हमको समाज, शासन, व्यक्ति और चरित्र इस क्रम में चलना चाहिए। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण विषय है कि किसी भी नीति के निर्माण में विचार महत्वपूर्ण होता है, और जबकि उसके व्यवहार का, जब उस निर्माण का या विचार का क्रियान्वयन किया जाता है तो वहां पर नैतिकता या चरित्र महत्वपूर्ण हो जाती है। हर मामले में न तो सिर्फ चरित्र का ही महत्व है और न ही हर मामले में चरित्र का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि कुछ संस्थाएं चरित्र की ओर जाती हैं कि सिर्फ चरित्र बनाओ, कुछ संस्थाएं सिर्फ चरित्र को छोड़कर व्यवस्था की ओर जाती हैं। तो ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं पर पूरक भी हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था हमें लागू करनी है और उसके लिए चरित्र भी चाहिए, और कोई व्यवस्था बनानी है तो सिर्फ चरित्र से बन नहीं सकता। तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। यदि समाज में व्यवस्था ठीक चल रही है तो चरित्र निर्माण को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। किंतु जब समाज में अव्यवस्था या कुव्यवस्था है और हम चरित्र निर्माण की बात करेंगे तो यह उचित नहीं है, बल्कि उस समय चरित्र निर्माण को शिथिल करके व्यवस्था परिवर्तन या नव व्यवस्था का आधार तैयार करने की ओर हमें बढ़ना चाहिए। यदि जंगल में भटकने पर उसका रास्ते में कोई हमें मिल जाए और वो बड़ा चरित्र वाला भी होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं होगा कि हम किस दिशा में भेजें
तो वह व्यक्ति सकुशल जंगल से बाहर आ सकता है। ऐसे चरित्रवान व्यक्ति का भी मार्गदर्शन हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उस समय हमें जरूरत है कि हम चरित्र वाला न ढूंढकर एक ऐसा आदमी ढूंढें जो उस व्यवस्था को हमको बता सके कि ऐसा कौन सा रास्ता होगा जिसमें हमें जानवर नहीं मिले, या जिसमें हमें रास्ता जो है वो सुगमता से पूरा हो सके। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि चरित्र की अपनी एक अपना महत्व है, लेकिन व्यवस्था का महत्व उससे कहीं ज्यादा है। वर्तमान समय में संपूर्ण समाज में अव्यवस्था हो रखी है। व्यक्ति के वैयक्तिक स्वातंत्र में अनेकों बाधाएं हैं। साधु चरित्र भी आज अपने स्वभाव या अपने कार्य को सुगमता पूर्वक नहीं कर पा रहा है। ऐसे में चरित्र निर्माण की बात करना कहीं ना कहीं समाज विरोधी तत्वों को ज्यादा मजबूत कर रहा है। यहां पर आवश्यकता है कि हम शराफत से समझदारी की ओर बढ़ें। यदि शासक का चरित्र अच्छा हो तो तानाशाही में वह चरित्र निर्माण को आगे बढ़ा सकता है, ऐसा कार्यक्रम लागू कर देगा। वस्तुतः यह भी कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था से चरित्र की ओर ही हम आगे बढ़े। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती है कि सीधे चरित्र निर्माण की तरफ जाएं। लोकतंत्र में हमें व्यवस्था ऐसी रखनी होगी जो कि हमें मजबूर करे कि हम चरित्र निर्माण को आवश्यक रूप से स्वीकार करें। और अगर हमारा ऐसा व्यवहार हो जो कि चरित्र के या नैतिकता के विरोधी है, समाज विरोधी है, तो उसके लिए हमें दंड का भय होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान लोकतंत्र में अनैतिक को समाज विरोधी के साथ जोड़कर रख दिया गया है, जिसके कारण लोकतंत्र ओवरलोडेड हो गया है। फलस्वरूप वह यह डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है कि हम कितना चीजों को रोकें। वह अनैतिक बातों को रोकने के पीछे लग गया है, और जो नीति विरुद्ध या समाज विरोधी ऐसी बातें हैं उनके लिए ओवरलोडेड होकर रोक दे रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस व्यवस्था परिवर्तन की ओर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमारी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। आवश्यकता है कि हम नैतिक और अपनी चारित्रिक को चरित्र की परिभाषा या अपनी नैतिक रूप की परिभाषा को भी पुनः परिभाषित करें। समय बहुत परिवर्तित हो गया है। पहले में चरित्र को या जिन नीतियों को स्वीकार किया था भारतीय संस्कृति में भी, वर्तमान में एक आवश्यकता है कि हम उस चरित्र को, उस नीतिगत बातों को पुनः परिभाषित करें और व्यवस्था को उस हिसाब से सुधारें। राजनीतिक व्यवस्था को सुधारे बिना चरित्र का पतन रोकना लगभग असंभव है। अव्यवस्थित चलती हुई गाड़ी के लिए गाड़ी या ड्राइवर दोनों में से कोई भी दोषी हो सकता है। सरकार रूपी ड्राइवर हमेशा बदले जा रहे हैं। अब आवश्यकता है कि संविधान रूपी गाड़ी का भी मूलभूत रूप से उसकी गलतियों को ठीक किया जाए। अगर गाड़ी खराब रहेगी तो ड्राइवर उन गाड़ी को ठीक से नहीं चला सकता है। वर्तमान में आवश्यकता है कि आर्य समाज, संघ, गायत्री परिवार, रामदेव, अन्ना हजारे, विभिन्न धर्मगुरु तथा व्यक्ति समूहों के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण व क्रियाशील व्यक्ति इस विषय पर विचार कर चरित्र निर्माण की जगह वर्तमान में व्यवस्था को ठीक करने में अपना योगदान दें। यह एक विशेष बात है कि ऐसे जो आज महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग हैं, जिनके इशारे पर जन समुदाय चल रहा है, जिनके साथ बहुत सा जन समुदाय जुड़ा हुआ है, अगर वो लोग इस बातों को समझेंगे तो वे वर्तमान समय में चरित्र निर्माण की बजाय अगर व्यवस्था परिवर्तन पर ध्यान देंगे तो चरित्र निर्माण उसके साथ साथ स्वमेव सुधरता जाएगा। यदि व्यवस्था रूपी बंदर ठीक नहीं होगा तो चरित्र रूपी बिल्लियों की रोटी हम हमेशा बंदर खाता रहेगा एवं हम बिल्लियों को नैतिकता व चरित्रता का पाठ पढ़ाते रह जाएंगे। उच्च विचारों से चरित्र का निर्माण हो सकता है तथा व्यवस्था ऐसी हो कि दुष्चरित्र व्यक्ति सबके सामने प्रकट किया जाए, तभी चरित्र निर्माण उसकी मजबूरी होगी। समाज, संगठन
परिवार सभी में व्यवस्था परिवर्तन की मांग जोर पकड़ रही है। व्यवस्था परिवर्तन हेतु जन जागरण आवश्यक है तथा उचित व्यवस्था को लागू किया जा सके जो हमारे चरित्र निर्माण में भी सहायक हो। ऐसी व्यवस्था लागू किया जाना चरित्र निर्माण से ज़्यादा प्राथमिक रूप से आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। ये मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। इसमें आप लोगों के जो विचार हों या जो सवाल हों उस पर मैं अगर कुछ बातों को और स्पष्ट कर पाऊंगा। जी हम शुरू कर देते हैं। ये पूछ लेते हैं सवाल। जी हेलो। हाँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जी ये कर रहे हैं, आपने रामलला गायत्री के नाम का रोग का नाम दिया कि चैत्य निर्माण के बजाय ये पर नाम करने तो समाज बेहतर हो सकता है। तो ये जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो योगी हैं वो एक साधु हैं और वो चैत्य निर्माण के बजाय राजनीतिक रूप में बदलाव ले आ रहे हैं, लेकिन वो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? कैसे उम्मीद की जाए कि ये लोग बेहतर कर सकते हैं? ये आप ऐसा जैसे आपको लग रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं जो अपने नज़र से देख रहा हूँ मेरे को तो बहुत परिवर्तन दिख रहा है। सबसे पहली बात कि चरित्र या परिवर्तन का असर ये तात्कालिक रूप में कभी नहीं, जो मैं अपनी सोच के अनुसार आपसे बात कर रहा हूँ कि तात्कालिक रूप में अपन ये सोचें कि कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उसका असर धीरे 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 दिखता है। दूसरी बात, आप अगर याद करें तो आज से कुछ समय पहले तक क्या हम इतनी बातों को जान रहे थे जितनी बातें आज समाज में या सोशल मीडिया में चालू हैं? क्या हम ये सब सोचने की स्थिति में थे? क्या हम समझने की स्थिति में थे? जब से योगी जी या मोदी जी आए हैं तब से जितनी तरह की और बातें आई, हम अभी तक हम सिर्फ वही जान रहे थे जो किताबों में दिखाया जा रहा था, सुनाया जा रहा था। वर्तमान समय में जो परिवर्तन आया है तब हमें पता चल रहा है कि क्या क्या चेंजेस हैं समाज में और हम उनसे अनभिज्ञ हैं। आज जो अफगानिस्तान की स्थिति है, क्या उससे हमको कुछ और नई चीजें सोचने को नहीं मिल रही है कि हम अपनी जो हमारी सोच थी क्या हम उतनी रखें कि हम उसको और ज्यादा सोचें, कि हमारी सोच कहीं संकुचित तो नहीं रह गई थी? क्या हम ठीक से सोचने की जरूरत है कि नहीं है? ये अगर आज हम सोच पा रहे हैं तो क्या ये योगी जी के या मोदी जी के कार्यों का परिणाम नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके कार्यों का फल है कि हम इन बातों को कुछ अलग ढंग से सोच पा रहे हैं। ऐसा मेरा सोचना है। हेलो 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 सर। हेलो हाँ जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सर, अनैतिक बातों को समाज विरोधी के साथ कैसे जोड़ दिया गया है, इस पर प्रकाश डालें। पति पत्नी के बीच में कोई बात नहीं जम रही है और पति पत्नी को मार रहा है। मैं दो बात कह रहा हूं। पति पत्नी के बीच में किसी बात में अनबन है और वो एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं और पति पत्नी को पीट रहा है। ये दोनों दो तरह की बातें हैं। वर्तमान में सरकार क्या कर रही है कि अगर पति पत्नी में अनबन है तो भी उस बात में घुस जा रही है कि पत्नी को यह अधिकार होना चाहिए, पति को यह अधिकार होना चाहिए, और पति या पत्नी पीट रहा है तो भी उस बात में घुस जा रही है। मेरा कहना है पति पीटे या पत्नी पीटे, अगर किसी को पीट रहा है तब तो दूसरा को घुसे, लेकिन अगर अनबन है तो भैया तुम्हारा क्या दिक्कत है? मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हुई, हम दोनों 3 दिन बात नहीं किए, आपको क्या दिक्कत हो रही है? हम आपसे बीच में मदद मांगने आए हो तब तो आप बोलें। अगर हम आपसे मदद मांगने नहीं आए तो आप नियम कानून क्यों बना रहे हैं? इस तरीके की हजारों चीजें, जैसे कि हमको अपने बेटे की शादी करनी है और जिस परिवार में हमको शादी करनी है वहां की बहू से हमने पैसा लिया, हम आपसे कुछ मांगे क्या? आप क्यों नियम कानून बना रहे हैं?
अगर हमको अपने बेटे की शादी में ऐसा करना हो कि उस परिवार को हम पैसा दे के और शादी कर रहे हैं, तो भी मेरी और उस परिवार के बीच की बात है। हम उससे लेके शादी कर रहे हैं, तब भी मेरी और उस परिवार के बीच की बात है। जब हम तीसरे को हम अगर किसी को शादी करने के बाद उसके लिए प्रताड़ित करते हैं, उसका नियम आप बनाइए कि आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। लेकिन हम समाज में पैसा ले लिए या नहीं लिए, या हम बात करके लिए, तो इसके लिए नियम बनाना तो अनैतिक और समाज विरोधी बातों को मिक्स करना हो गया। जी, ये उदाहरण आप समझ पाए क्या? हाँ जी, हाँ सर। हाँ जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। जी। सर, संविधान की मूलभूत गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है? जी, ये एक बहुत लंबा विषय है और इस विषय पर अलग कार्यक्रम अलग पूरा चल रहा है। एक्चुअली मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान जो है इसी विषय पर काम कर रही है कि जो संविधान की मूलभूत गलतियां हैं उसमें हम क्या क्या परिवर्तन कैसे करें, और इसी के लिए यह जो विचार मंथन कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो उसका एक लंबा विषय है। और हम अभी आज का जो विषय है कि क्या हम नैतिकता को सुधारें या सही में सामाजिक जो सामाजिक नहीं संवैधानिक जो गलतियां हैं उनको सुधारें, प्राथमिकता क्या हो। हाँ जी, कोई और बोल रहा था बीच में। जी सर। जी बोलिए। समाज में सर व्यक्ति एक दूसरे के विरोधी क्यों होते हैं? कई व्यक्ति होते हैं ऐसे। जी, इसके लिए मैं अलग से बात कहूंगा कि वस्तुतः जैसे कहा जाता है कि पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत प्राणी कौन है, तो उसके लिए कहा गया है कि मनुष्य है। और सबसे खराब प्राणी क्या है अगर कहा जाएगा, तो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य के पास सोचने समझने के लिए बुद्धि है, कहने के लिए भाव है, इकट्ठा रहने का एक मतलब जिससे हर प्राणी में जो कुछ कुछ चीज है वह सब कुछ मनुष्य में है कहीं ना कहीं। और मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वह अपना फायदा देखने के लिए दूसरे का नुकसान भी कर बैठता है। तो कुछ लोगों का स्वार्थ इस चीजों के लिए लोगों को उकसाता है, और जब उनकी व्यक्तिगत नैतिकता उनके स्वार्थ से दब जाती है तो वो ऐसा करने के लिए अग्रसर हो जाता है। दूसरी चीज, अगर हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो जो समाज विरोधी लोग हैं वो अव्यवस्था या कुव्यवस्था के कारण समाज में ज्यादा लाभान्वित होने लगते हैं। उनको देखकर भी अन्य लोग ये समझते हैं कि अगर हम सीधे रास्ते चलेंगे तो ज्यादा कठिनाई आएगी और टेढ़े रास्ते चलेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए भी लोग उस गलत रास्ते की ओर जल्दी अग्रसर होते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी बोले। चरित्र निर्माण का शिक्षा में क्या योगदान है? चरित्र निर्माण का शिक्षा से कोई योगदान नहीं है। एक अशिक्षित व्यक्ति भी चरित्रवान हो सकता है और एक अत्यंत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चरित्रहीन हो सकता है। हेलो सर। हेलो सर, ये चरित्र निर्माण सर्वोच्च चरित्र निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों दी गई है? चरित्र निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता आज नहीं दी गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने चरित्र निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। क्यों? क्योंकि उस समय देश जो हम लोग ये मानते थे कि राजा जो है वो भगवान का रूप है, वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। बाकी पब्लिक को व्यवस्था के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती थी। आज भी अगर व्यवस्था ठीक हो, मैंने बोला था कि अगर हमारी व्यवस्था ठीक हो तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए चरित्र निर्माण। तो जिस समय हमारी सब व्यवस्था ठीक थी, राम राज्य था, तो उसके बाद हमारी प्राथमिक व्यवस्था क्या बचती है कि राजा प्रजा की भला करे और प्रजा चरित्र निर्माण रखे। इसलिए चरित्र निर्माण को प्राथमिक और सर्वोच्च व्यवस्था दी गई थी। लेकिन वर्तमान समय में आज भी कुछ संस्थाएं, कुछ अच्छी संस्थाएं सिर्फ चरित्र निर्माण की ही बातें कर रही हैं। वो इस बात को भूल बैठी हैं कि वर्तमान समय राम राज्य का नहीं बचा है,
वर्तमान समय में हम जब तक व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, चरित्र निर्माण कहीं न कहीं पापियों को और अधिक मजबूत करेगा। हाँ जी, जी बोलिए। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोले। जी बोले। हाँ जी सर, बोलिए। मैं सर ये थोड़ा आपसे और ज़्यादा जानना चाहता था। जैसे सर आपने कहा कि कोई भी व्यवस्था मतलब वो चरित्र का मतलब इस पर कम ध्यान दे, तो सर व्यवस्था नहीं, कोई बात बनाता है को तो व्यक्ति ही बनाता है व्यवस्था को। ठीक बात है, एकदम सही। तो यदि चरित्रवान व्यक्ति व्यवस्था कोई बनाएगा, ठीक, तो वो तो थोड़ा उत्तम होगी। ठीक, और एकदम। जो चरित्र व्यक्ति यदि व्यवस्था बनाता है, हाँ, तो कैसी व्यवस्था होगी? वो तो बिल्कुल थोड़ा ठीक बात। ठीक होगी। आपका ये थोड़ा जानना चाहता बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। और सवाल ऐसा है कि जो सोचने लायक है। मैं आपको बताता हूं, हम जो चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, आप एक भी ऐसा व्यक्ति बताइए, एक भी, कि जिसको कि चरित्र निर्माण की संस्थाएं उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति का चरित्र निर्माण कर सका है। एक भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहां की जो व्यक्ति उच्च पद पर है या जो ताकतवर है, वह चरित्र निर्माण की दिशा में जा रहा है या चरित्र निर्माण से प्रभावित हो रहा है। हम चरित्र निर्माण किसका कर रहे हैं? जो सामान्य है। आप लेकिन मेरा ये हाँ, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। तो अगर हमें एक आदमी का चरित्र निर्माण करना हो तो सारे लोग उसके पीछे लग जाएं, तब तो शायद हम उसको चरित्र निर्माण की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम चरित्र निर्माण करेंगे 1 लाख आदमी का और व्यवस्था बनाएगा एक आदमी, तो 1 लाख पर एक आदमी से कम ही है, 1 लाख से ज्यादा लोग लग रहे हैं चुन के जो एक आदमी जा रहा है व्यवस्था बनाने के लिए। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मेरे को कि सांसद में जाते होंगे तो कम से कम 10 लाख 15 लाख व्यक्ति पर एक सांसद पहुंचता है। हम 15 लाख व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण नहीं कर पा रहे हैं जो व्यवस्था बनाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम 15 लाख लोगों को इस बात की जानकारी दें कि हमको ये व्यवस्था चाहिए, तो जो उस व्यवस्था तक पहुंच रहा है वह व्यक्ति मजबूर हो कि मेरे को ये व्यवस्था देनी पड़ेगी, और जब वह व्यवस्था वैसी देगा तब वह आम लोगों का चरित्र ठीक ढंग से तैयार कर पाएगा या तैयार होगा अपने आप। वो कर नहीं पाएगा। जब व्यवस्था ऐसी होगी तो वह चरित्र के रूप में, चाहे स्वीकारोक्ति से चाहे डर से, वह एक सीधी दिशा की ओर जाएगा। चलो है, एक मैं आपको बता देता हूँ। एक बात आप समझ लीजिए कि सन 47 में जब ज्यादा चरित्रवान लोग थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ, जा रही आवाज? जी जी, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय चरित्रवान लोग व्यवस्था में थे। तो धीरे धीरे व्यवस्था की चिंता नहीं हुई, चरित्र की चिंता हुई। अब आज क्यों चरित्र गिरता गया? हम लोग ये कहें कि जब हमारे देश में चरित्रवान लोग थे सत्ता में, तो चरित्र गिरा क्यों? इसका मतलब यह है कि चरित्र को महत्व दिया गया, व्यवस्था को नहीं दिया गया। व्यवस्था खराब रही, लोगों का चरित्र गिरता चला गया। और दूसरी बात कि आपको पंकज ने यह बताया है कि व्यवस्था, लोकतंत्र में व्यवस्था समूह बनाता है, व्यक्ति नहीं बनाता है। तो व्यवस्था समूह बना रहा है और आप चरित्र व्यक्ति का बना रहे हैं। या तो सब, जब सारे व्यक्तियों का चरित्र सुधरेगा तब ना, जो असंभव है। हाँ, तो इसलिए लोकतंत्र में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है,
तानाशाही में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। मैंने एक बात और ये कही दोनों थी, के बीच में ध्यान देने एक बात और कही थी कि तानाशाही में अगर व्यक्ति अच्छे चरित्र का होगा तो सारा सिस्टम ठीक कर देगा, क्योंकि तानाशाही मतलब सिस्टम तो एक अच्छा सिस्टम तो है, वो एक अच्छा है या खराब रास्ते में है। तो तानाशाही का अगर व्यक्ति अच्छे चरित्र का होगा तो सबको चरित्र की दिशा में प्रेरित कर देगा। हालांकि यह भी एक सिस्टम से ही हुआ, या कोई चरित्र निर्माण नहीं हुआ उसको देख के नहीं होगा, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा होगा कि नहीं, वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए। और अगर वो जैसे अपन बोलते हैं कि किम जोंग उंग जो वहां पर पूरा तानाशाही कर रहा है और सिस्टम तो वहां है, लेकिन वो एक अच्छे चरित्र की ओर नहीं है। और व्यवस्था अगर बनेगी तो वो सबका चरित्र एक साथ ठीक करने लगेगी। हाँ जी, थैंक यू। और कोई मित्र? हेलो, देखो तो। हेलो सर। हाँ जी, वो फेसबुक चल रहा है ना। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन है। हेलो बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण और व्यवस्था परिवर्तन में क्या संबंध है? जी, अच्छे चरित्र का आदमी अगर व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आएगा तो वो एक व्यवस्था ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात, Yes, sir. व्यवस्था परिवर्तन से हमारा व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य ही ऐसा है कि हम अच्छी व्यवस्था दे सकें। व्यवस्था परिवर्तन मतलब कोई भी व्यवस्था से नहीं, मतलब कुछ भी व्यवस्था, कुव्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन मतलब अच्छी व्यवस्था के लिए। वह व्यवस्था लोगों को चरित्र निर्माण की राह प्रशस्त करेगी, और जो लोग उस व्यवस्था से चरित्र निर्माण की राह नहीं पकड़ेंगे उनके लिए डंडा लगाएगी। उनको मजबूरी में अपना चरित्र निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं पूरक हैं। Yes, sir. और अच्छी व्यवस्था रहने के बाद चरित्र निर्माण के लिए और कोशिश करना ये जनता के संस्थाओं का काम है। ये सरिता जी पूछिए कुछ। हेलो सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। जी एक होता है प्राथमिकता जी, और एक होता है प्राथमिक, हाँ। उसमें क्या अंतर है? प्राथमिक होता है किसी चीज की शुरुआत, प्राथमिक पाठशाला, और प्राथमिकता है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम उसको अपन दूसरी चीज में ऐसा कर सकते हैं कि प्राथमिक है हमारी शुरुआत, और प्राथमिकता है कि हमारे पास दो चीज है तो हम पहले क्या करें। ओके सर। जी सरिता जी हाँ जी, बच्चा ठाकुर। हाँ जी, और कोई मित्र? हाँ पूछिए। टाइम देखो। हेलो। हेलो, हाँ चलिए कोई पूछिए और। हाँ हेलो सर। हाँ जी, समूह या समाज को किस प्रकार चरित्रवान बनाया जा सकता है, मतलब चरित्रवान बनाने के मार्ग क्या हो सकते हैं? जी, व्यवस्था परिवर्तन यही विषय है कि समूह या समाज को, व्यवस्था परिवर्तन की, हाँ, तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए फिर समूह या समाज को शिक्षित करना, जागरूक करना। जी जी, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर अपनी व्यवस्था लेके समाज के सामने जाएंगे कि ये हमारे ये उद्देश्य हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, लोगों को जब वो समझ में आएगा तब वो संविधान में परिवर्तन के लिए या तो राजनेताओं पर दबाव डालेंगे या उनको ये मजबूर करेंगे कि भाई वही लोग चुन के जाएं जो लोग इस व्यवस्था को लागू कर सकें। और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तब सारा समाज उस व्यवस्था से एक दिशा में अग्रसित हो पाएगा। अभी वर्तमान जो समाज है वो अव्यवस्था के कारण कहीं न कहीं मतलब अनैतिक या नीति विरुद्ध कार्यों के लिए प्रोत्साहित हो रहा है। जो आज नीति को मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हैं, परेशान हैं, और जो अनैतिक या नीति विरोधी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं।
जिसमें मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। तो इसको फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि व्यवस्था संचालन में चरित्र निर्माण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं, ये आप चरित्र निर्माण की बात करने के लिए इन बातों को दूसरे ढंग से रख रहे हैं। मैं अभी जो मैं बात कह रहा हूं, क्या हो सकते हैं सर? मैं फिर से थोड़ी सी इस बात को क्लियर करूं। मैं ये कह रहा हूं कि चरित्र निर्माण हर व्यक्ति की आवश्यकता है, होना ही चाहिए। लेकिन अगर हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा चरित्र निर्माण करेंगे तो आसानी से होगा। आप चरित्र निर्माण के द्वारा व्यवस्था को ठीक करना चाहेंगे तो लगभग असंभव है। ये ऐसा है जैसे कि नदी के ऊपर से हम नीचे से पानी को नदी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें, एक सामान्य उदाहरण के रूप में कहूं। दूसरी चीज, मैं अभी आपसे बोला चरित्र निर्माण में व्यवस्था परिवर्तन। एक बार आपने एक बात और कहने जा रहा था, चलिए अभी मेरे को अगर ध्यान आएगा तो मैं बीच में किसी के भी बात में इस बातों को कह दूंगा। एक चीज मैं और कुछ कहने जा रहा था, चरित्र निर्माण व्यवस्था परिवर्तन। मैंने अभी आपको क्या कहा, एक बार दोहराएंगे क्या? हेलो, चरित्र निर्माण व्यवस्था परिवर्तन। हेलो, हाँ जी। दूसरी चीज, एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए ही सारी कवायद है। तीसरी चीज कि चरित्र अगर अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको, मैं एक चीज और कहा हूं अपने पूरी बात में कि हमें कहीं ना कहीं वर्तमान चरित्र और नैतिकता को परिभाषित भी करना होगा पुनः, ठीक ना? हेलो हेलो, बंद हो गया, हटाओ फिर से खोलो कोई भी चीज को। बंद कर दो लाइव। नहीं, हेलो, एक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, एक मिनट के लिए। खत्म हो गया, फिर से चालू कर लो ना, फट से चालू हो रहा है कि नहीं? तो आधे घंटे का था क्या? मीटिंग को ज्वाइन नहीं हो रहा। फोन करो कहीं, दूसरे नंबर से फोन कर लो। इसको पलटी करो ना, मैं अपने से ले लेता हूँ सामने। अरे बंद कैसे कर दिया वीडियो को? हाँ तो मैं सकता था, हो गया। वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। मैं उस समय बात कर रहा था चरित्र निर्माण की। तो मेरा ये कहना है कि चरित्र निर्माण अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति में चरित्र होना ही चाहिए, अच्छा चरित्र। लेकिन मैं उसमें एक चीज और ला रहा हूं कि चरित्र की परिभाषा समय समय पर, या नीति की परिभाषा समय समय पर परिस्थितिजन्य बदलती है। जो हमारा चरित्र, जिसको हम अच्छा चरित्र सतयुग में मानते थे, द्वापर में, त्रेता में वो बदल गया, द्वापर में वो बदल गया, अभी कलयुग है, अभी वो बदल जाएगा। तो चरित्र की परिभाषा भी समयानुसार, परिस्थिति अनुसार बदलती है। तो हमें चरित्र को भी परिभाषित करते रहना चाहिए। हाँ जी, अभी आप कुछ और बोल रहे थे। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी। किसी शिक्षित चरित्रहीन व्यक्ति की अपेक्षा हाँ, एक अशिक्षित चरित्रवान व्यक्ति समाज के लिए अधिक उपयोगी होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि ये आप समझ रही हैं कि ये बात सही है। हाँ, किसी व्यक्ति का शिक्षित होना, किसी व्यक्ति का शिक्षित होना मैं जानना चाहती
नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं आप। किसी व्यक्ति का शिक्षित मात्र होना समाज के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं सर, जैसे कि किसी शिक्षित चरित्रहीन मैं समझ गया, किसी व्यक्ति का सिर्फ चरित्र व्यक्ति का चरित्र अच्छा ही हो, एक अशिक्षित व्यक्ति का भी तो चरित्र अच्छा हो। जी, मैंने एक सवाल के जवाब में ये बात साफ साफ कही है कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति का चरित्रहीन होना संभव है और किसी अशिक्षित व्यक्ति का अत्यंत चरित्रवान होना भी संभव है। तो शिक्षा और चरित्र से आपस में इस तरीके से कोई जुड़ाव नहीं है। और दूसरी बात, चरित्रवान व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज की भलाई के लिए कुछ काम करेगा। शिक्षित व्यक्ति समाज के विरोधी काम भी कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी बोलें। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। हेलो बोलें। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ ये आपने बताया कि समय के हिसाब से हाँ चरित्रवान व्यक्ति का मतलब परिवर्तन होते रहता है। ठीक है ये कौन चरित्रवान, तो उसका मापदंड क्या है? जी, इसका मापदंड अलग से कुछ भी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा ये कि ये चरित्रवान है या चरित्रवान नहीं है? द्वापर में आपने बताया कि द्वापर में अलग था, त्रेता में अलग मैं था। चरित्रवान शब्द नहीं बोला, मैंने बोला चरित्र की परिभाषा। किस तरह मतलब हम कैसे समझेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं उसको जी 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 मैं उसको इसका आधार तो कोई मतलब शिक्षा भी नहीं है, समाज है। शिक्षित है या इसका एकमात्र आधार समाज है। ज्ञान है। जी एक मिनट, इसका एकमात्र आधार समाज है। समाज, चरित्र क्या है? तो मेरे हिसाब से चरित्र की परिभाषा जो होती है वह होती है सर्व समाज के द्वारा स्वीकृत कार्यों का अनुसरण। अब ये समझिए कि किसी समय चरित्र था घूंघट और वर्तमान में चरित्र है क्या बोलते हैं अपन, जैसे पर्दा प्रथा हट गई तो बिना घूंघट को कह लीजिए। विदेशों में चरित्र है हाफ पैंट टी शर्ट, तो क्या वहां के लोग चरित्रवान नहीं हो सकते? क्या हाफ पैंट में या टी शर्ट वाले लोग चरित्रवान नहीं हो सकते? क्या वो भारत में चरित्रवान नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि चरित्र की परिभाषा समय, काल, परिस्थिति, सामाजिक परिवेश, इन सब के आधार पर बदलती रहती है। यह जरूरी है उस आधार जी। उस आधार में सर, हाँ ये तो सर फिर बोलें बोलें फिर से फिर। हाँ बदलता जाएगा। जी फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई है। हेलो सर। यह मैं फिर से इस चीज को छोटा सी बात में क्लोज करूं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो, कि चरित्र की या नैतिकता की जो परिभाषा है वह जिस समाज, जिस जगह आप रह रहे हैं उस समाज में क्या एक्सेप्टेंस है उसके आधार पर तय होती है, न कि कभी पुरानी कोई लिखी हुई रूढ़ी के आधार पर। जी, और क्या आपको बोल रहे हैं? वर्तमान में भी गलत होंगी, क्या चीज? आगे चल के जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी वो सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चरित्र की परिभाषा, चरित्रवान है या बाद के लोग बहुत चरित्रवान होंगे, वो तो हर एक व्यक्ति का जैसा आप बता रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति का अपने नजरिए के हिसाब से सामने वाले को। जी आपकी नजर से चरित्र नहीं होता, चरित्र आपकी नजर से नहीं होता। आप पूरी बात मेरी नहीं सुने। मैं बोला समाज में जो स्वीकार्य है वह चरित्र है। मेरा चरित्र यहां कुछ और हो सकता है, वह चीज फ्रांस वालों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यहां मेरे घर में जो चरित्र है, मैं अपने पड़ोस में जो चरित्र है वो दिखाई देगा, लोगों का एक्सेप्टेंस होगा। मैं ये कहूं कि मेरा चरित्र ऊंचा है, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरा चरित्र जो मेरा जो समाज है, जिस समाज में मैं रह रहा हूं, मेरा जो आसपास का पड़ोस है वह डिसाइड करेगा। हेलो हाँ जी, हेलो सर। सर मैं आपसे पूछना
हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी, बोलिए बोलिए मैडम। शशि के आप शशि सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या शिक्षा चरित्र निर्माण में सहायक है? हाँ जी, ये कह सकते हैं कि शिक्षा चरित्र निर्माण में कुछ हद तक सहायक है, क्योंकि वह कुछ चीज़ों को जानकारी देने में हमें मदद करती है, जिससे कि हम अपने चरित्र को और अच्छा करने में, अगर हम उस दिशा में देखना चाहें तो हमको सहायक हो सकती है। सर एक बात आप ये कह रहे हैं कि स्कर्ट, पर्दा प्रथा की मतलब सामाजिक परिवेश में वस्त्रों से चरित्र का क्या मतलब, चरित्र से क्या मतलब इस चीज का? हाँ, मैं बताता हूँ क्या मतलब है। मैं बताता हूँ, चरित्र की जो परिभाषा है, वस्त्रों से इस बात में कोई मतलब नहीं है। मैंने एक उदाहरण के रूप में दे दिया कि पहले जो लोग घूंघट जब चलता था, तो जो लोग घूंघट में सर मेरा मतलब ये है कि एक स्कर्ट पहनने वाला क्या चरित्रवान नहीं हो सकता? क्या मैं ये बात कहा आपसे कि क्या स्कर्ट पहनने वाला या क्या हाफ पैंट? मैंने आपको बोला है, एक मिनट मैडम, मैंने बोला है ये बात। आपने बोला ना हर जगह अलग अलग परिभाषा है। मैं आपको यही बोला मैडम कि अगर कहीं पर क्या टी शर्ट पहनने वाला और हाफ पैंट पहनने वाला क्या चरित्रवान नहीं होगा, मैंने ये कहा। लेकिन अगर हमारी परिभाषा है, हमारा समाज ये एक्सेप्ट करता है कि मर्द फुल पैंट जींस और टाई लगाए और वहां पर कोई आदमी हाफ पैंट में घूमेगा, तो उसका चरित्र वहां बाकी लोगों की अपेक्षा गिरा हुआ माना जाएगा। अगर कहीं पर यह एक्सेप्टेंस है, किसी मान लीजिए कोई सभ्यता है जिसमें यह एक्सेप्टेंस है जी, कोई कहीं पर, जैसे आज विदेशों में एक्सेप्टेंस है, लड़के लड़की एक दूसरे को किस करते हैं। हेलो सर, मेरा एक प्रश्न है जी, हेलो, आवाज जा रही है सर? हाँ जी, हाँ राजेश्वर जी, बताइए राजेश्वर जी। जी सर, मेरा अभी एक प्रश्न है। वर्तमान समय में जो देश रूपी गाड़ी को चलाने के लिए अभी वर्तमान में ड्राइवर सही मिले हैं कि गलत है? जी, ये मैं एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। देश रूपी हम अभी सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि हमारे ड्राइवर आज भी सही हो सकते हैं, पहले भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान की जो हमारी गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी ही ठीक नहीं है। ड्राइवर कैसे ठीक चलाए? हम गाड़ी में मूलभूत क्या चेंज करने की जरूरत है, उस बात को कर रहे हैं। अगर इस बात को व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं मान रहा हूं कि वर्तमान जो हमारे ड्राइवर हैं वो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार के ड्राइवर हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के ड्राइवर हों, चाहे वो भारत सरकार के ड्राइवर हों। अभी के तीनों जगह के ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, वो बिहार सरकार के ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो गाड़ी है, वो गाड़ी चाहे छत्तीसगढ़ की गाड़ी हो या भारत की गाड़ी हो, ये गाड़ी में ही कहीं ना कहीं दोष है। जी, हेलो, हाँ जी, सुरेंद्र जी अपना प्रश्न पूछिए। बैठ जाओ। हाँ, सुरेंद्र विश्वकर्मा जी। हाँ सर, जी बोलें। वर्तमान समय में चरित्र गिरते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है सर? जी, वर्तमान समय में व्यवस्था ऐसी हो रखी है कि गिरे हुए कि जो लोग चरित्र की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ज़्यादा फायदे में जा रहे हैं, और जो लोग अपने चरित्र निर्माण की ओर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। यह हमें प्रेरित कर रहा है कि हम चरित्र की ओर ध्यान न दें, बल्कि एन केन प्रकारेण अपने काम को पूरा करने की ओर लगें। चरित्र हमको अपने काम को एन केन प्रकारेण करने की छूट नहीं देता है। अगर एक आदमी गिरा हुआ है तो हमारा चरित्र कहता है कि हम उसे साथ, एक उदाहरण अभी एक उदाहरण आया है, मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था कि एक टोक्यो ओलंपिक में एक आदमी दौड़ते दौड़ते फर्स्ट आते समय यह समझा कि मेरी दौड़ पूरी हो गई और वह रुक गया, और सेकंड वाला व्यक्ति उससे ज्यादा दूरी पर था। वह जब वहां पहुंचा तो वह चाहता तो आगे जा सकता था उससे, क्योंकि पहला रुक गया था, लेकिन उसने पहले वाले को धक्का मारकर आगे बढ़ाया और खुद सेकंड आया। जब उससे सवाल किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप चाहते तो दौड़ के पहले आ सकते थे, उसने यह बात कही
कि यह मेरा चरित्र है, मैं जानता हूं कि वह ये गलती, उसने इस बात को गलत समझ लिया, दौड़ मेरे से बहुत आगे था वो, तो यह उसका चरित्र था। जो मेरा ये मानना है कि यह भारत का चरित्र है कि जो उसके लायक है हम उसको देने की खुद कोशिश करते हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वर्तमान समय ऐसा आ रखा है कि लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि दूसरे को धक्का देकर आगे जाने के लिए तैयार हैं, न कि उसको आगे बढ़ाने के लिए। इस कारण चरित्र का पतन तेजी से हो रहा है। हमें बहुत इस बात की जरूरत है कि जो लोग ऐसा चरित्र दिखाएं हम उनका सम्मान करें और उन लोगों को आगे बढ़ाएं, ये हमारा कर्तव्य है। मोहन जी पूछिए अपना प्रश्न। मोहन जी, चरित्र जो है वो व्यक्तिगत होता है कि सामाजिक होता है? जी, चरित्र की जो परिभाषा है वो सामाजिक होगी और उसका जो अनुसरण होगा वो व्यक्तिगत होगा। मैं उसको फिर से स्पष्ट करूं कि चरित्र की परिभाषा को तय करेगा समाज और उसको हम लागू करेंगे व्यक्तिगत अपने ऊपर। चलिए और प्रश्न करिए। हेलो। हाँ जी बोलें। हेलो सर। राजेश जी बोलिए। राजेश जी बताइए अपना प्रश्न। व्यवस्था परिवर्तन का तात्पर्य किस परिवर्तन से है? क्या संविधान सभा से है, जिला सभा से है, ग्राम सभा से है, या संविधान में व्याप्त खामियों से है? थोड़ा स्पष्ट करें। जी, हमारा जो यहाँ पर अभी व्यवस्था परिवर्तन का बात है वह भारत के परिप्रेक्ष्य में हम चल रहे हैं। संविधान की जो खामियां हैं उनको बदलने की बात है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, संविधान ऐसा होना चाहिए जो अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाने की तरफ आगे बढ़े, मतलब प्रोत्साहित करे। जो लोग किसी दूसरे का कम से कम नुकसान नहीं कर रहे हैं, अगर उनको सहायता नहीं कर रहे हैं तो कम से कम नुकसान नहीं कर रहे हैं, उनको तटस्थ भाव से देखे और जो लोग दूसरे का नुकसान कर रहे हैं उनको रोके। ये हमारी प्राथमिकता है। एक चीज और सर जी, संविधान पर चर्चा करने के लिए नीचे करने से ना आप उसकी यहाँ बातों को भी हम लोग को जानना जरूरी है। हाँ जी, एकदम सही बात है। तो उसकी बातों को जब तक हम लोग उचित अनुचित नहीं जानेंगे, हाँ, उस पर कौन सी बातें गलत है उसका विरोध कैसे करेंगे? नहीं, विरोध कहीं नहीं करना है। अभी अपने को कहीं कोई विरोध नहीं करना है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमको अगर किसी भी चीज को सही और गलत देखना है तो उसको जानना होगा। उसी जानने के लिए हम लोग ये मंथन कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लगातार अगर इसमें जुड़ेंगे तो हर बार एक नया नया विषय आता है, उस विषय पर हम लोग बातचीत करते हैं। जी, चलिए और प्रश्न बताइए कोई। था जी, छत्तीसगढ़ में सरकार शराब बेच रही है और जी, समाज कहता है कि शराब जो है सामाजिक बुराई है। हाँ, तो क्या समाज और सरकार एक दूसरे के टकराव की स्थिति में नहीं है? जी, मैं पूछता हूँ। अगर है मैं नहीं, टकराव की कोई स्थिति नहीं है। अगर की बात नहीं है, इसमें टकराव की स्थिति नहीं है, क्योंकि समाज बोलता ही नहीं है कि शराब जो है बुराई है। हम छत्तीसगढ़, मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी जो बोल दिए वही मेरे को मानना जरूरी नहीं है। शराब अगर एक आवश्यक बुराई है, नहीं आवश्यक नहीं, समाज अगर कहता है कि शराब बुराई है तो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने आदिवासी हैं वो लोग नहीं कहते हैं कि शराब बुराई है। तो समाज कहाँ कहा कि बुराई है? दूसरी बात परिभाषित तो नहीं होता शराब की स्थिति। क्या चीज? क्या बोले फिर से? शराब पीने वाला चरित्रहीन कहा जाएगा या चरित्रवान कहा जाएगा? शराब पीने से चरित्र से कोई मतलब नहीं है। चरित्र अपनी चीज है। मांसाहारी व्यक्ति या शराब पीने वाला व्यक्ति चरित्रवान होगा या चरित्रहीन होगा, ये उसकी तो परिभाषा नहीं है। जी, आप बताएं। जी, आप जहाँ रह रहे हैं रामानुजगंज के आसपास, वहाँ शराबियों की संख्या ज्यादा है
अनपढ़ लोग ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा है और चरित्रवान लोग भी बाहर ज्यादा। की अपेक्षा चरित्रवान लोग ज्यादा हैं, सच बोलते हैं, उधार लेंगे तो वापस करेंगे, मानवता का व्यवहार करेंगे, घर में ताला बंद नहीं करते हैं। और आप चले जाइए जहां पढ़े लिखे लोग हैं, शराबी तो नहीं है, शराबी भी नहीं है, खूब पढ़े लिखे हैं, पैसा वाले हैं, मिलावट भी करते हैं, जालसाजी भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और आपके क्षेत्र के लोगों का लंगोटी भी उतरवाते हैं। तो कौन चरित्रवान है और कौन चरित्रवान नहीं है, ये बताइए। दूसरी जो आपकी बात थी कि सरकार हाँ, सरकार जो शराब बेचती है, ये तो इसमें यह है कि एक ये माना गया है कि शराब पीने के बाद आदमी अपने होश खो देता है, लेकिन अगर वो होश खोकर कोई गलती करता है तो वो गलत है अपने आप में, और अगर होश खोकर सोया रहता है तो उससे दूसरे व्यक्ति को शराब रोको नहीं रोको इस बात से क्या फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, अगर वो शराब में पैसा बर्बाद कर रहा है तो उसका परिवार सोचे, सब लोग मिलकर तय करें कि शराब अच्छा नहीं है, नहीं पिएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को तो इस मामले में पड़ना नहीं चाहिए। और अगर अभी सरकार बना के बेच रही है तो आप बताइए कि अगर पूरे भारत से शराब बंद हो जाए तो आपको यह अंदाज है कि नहीं कि सेना में शराब की जरूरत है, जहां ठंडे प्रदेशों में शराब की जरूरत है। बहुत से ऐसे व्यवसायिक कार्य हैं जो कि शराब पी के ही कुछ हद तक पूरे किए जाते हैं, उसके बिना आदमी चक्कर खा जाएगा वैसे काम करने में, तो वो उसकी कहीं जरूरत है कि नहीं है। तो हम उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये बस केवल एक बुराई है। कहीं उसकी जरूरत है वहां पर वो जरूरत है, जहां पर उसकी जरूरत नहीं है, जहां वो बुराई के रूप में अग्रसित है, वहां पर विरोध भी होता है, वहां सरकार भी रुकती है, झुकती है। हाँ जी, और कोई भाई? मतलब आप कहना चाहते हैं कि शराब अगर किसी दूसरे को परेशान कर रही है या पीड़ित कर रही है तब वो बुराई है, नहीं तो घर नहीं। हाँ, शराब अगर दूसरे को परेशान कर रही है तो उसके लिए बुराई है। अगर वो घर को परेशान कर रही है तो घर के लिए बुराई है। अगर वो आपकी तबीयत को खराब कर रही है तो आपके लिए बुराई है। अगर मैं शराब का रोज आधा ढक्कन 10 ml 5 ml रोज पीऊं और मेरे को उससे स्फूर्ति आ जाए तो कोई कितना भी कहेगा कि शराब बुराई है, मैं कैसे मानूंगा, आप बताइए। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए और एक बात और बताइए, एक बात और आप सोचिए कि एक आदमी शराब पी करके गाली देता है, एक बिना शराब पिए गाली देता है। हाँ, तो गाली देना बुरा है कि शराब बुरा है? बहुत सही उदाहरण। गाली देना बुरा है, गाली देना रोकिए। आप रोक रहे हैं शराब, मैं कह रहा हूं कि गाली देना रोकिए, चाहे शराब पी के दे चाहे बिना शराब पिए दे। ये है मोटी मोटी बात जी। एक आदमी शराब पी के मारपीट कर रहा है और एक बिना शराब पिए मारपीट कर रहा है, वैसे हाँ, तो ठीक है। मारपीट को आप रोकेंगे कि शराब को रोकेंगे? दूसरी बात, एक चीज मैं ये बात अवश्य कहूंगा कि एक संभ्रांत परिवार में शराब को अच्छी चीज नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं नैतिक रूप से ये माना गया है कि भाई शराब पीना अच्छा चीज नहीं है, सिगरेट पीना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम उसे सामूहिक रूप में मैं उसको कहने की स्थिति में नहीं हूं। हाँ जी, और कोई भाई का सवाल? और बताइए कोई प्रश्न? नमस्कार सर। जी नमस्कार। पिछले कुछ दशकों के दौरान नए पीढ़ी में जिस तरीके से चालीस की गुणवत्ता में गिरावट आया है, क्या उसके लिए हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली के ओर जो हमारे रुझाव है, पापा मम्मी को बच्चे लोगों को प्रॉपर समय ना देना तथा भौतिक जीवन के प्रति हमारे जो आकर्षण है, क्या ये बड़ा कारण मान सकते हैं हम?
जी, इसको भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है मेरे विचार में। एक तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और हमारा सिर्फ अपने बारे में सोचना, जिसने कि राजनीति को भी खराब किया है। एक सबसे बड़ा कारण उसने जो उसके कारण जो व्यवस्था बनी, एक तो ये कारण है। और दूसरा जो आप जितनी चीजें बोल रहे हैं कि हमारा बड़े परिवार से छोटे परिवार की ओर बढ़ना, सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए केंद्रित होते जाना, एक जो क्या कहते हैं अपन, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में नहीं सोचना, तो ये सब चीजों से जितना हम दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में या नैतिक रूपों से हमको कमजोर कर रहा है। उसको हम सीधा सीधा एक दूसरी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि हम समाज पहले हमारे पर समाज का जिस तरीके से पारिवारिक रूप में, गांव के रूप में, पड़ोस के रूप में जो एक दबाव था, आज हम उससे उच्च श्रृंखल हो गए हैं। अब हमारे ऊपर न तो परिवार का दबाव बचा है, न अपने आस पड़ोस का दबाव बचा है, और न ही हम सरकार का दबाव मानने की को मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम जितने उच्च श्रृंखल होंगे, किसी को परवाह ही नहीं करते हैं। वही हम जितने उच्च श्रृंखल होंगे उतना कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को इग्नोर करेंगे, और जितना इग्नोर करेंगे हमारे नैतिक रूप से हम उसको कमजोर होंगे या करेंगे। जी, और को भाई साहब? चलिए अगला प्रश्न कौन कर रहे हैं? आनंद नीता श्रीवास्तव जी। नीता श्रीवास्तव। जी सर। जी बोले। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आज ये वर्तमान युग में भौतिकवाद का चारित्रिक पतन में कितना योगदान है? भौतिकवाद का अभी जो इसके ठीक पहले वाला जो सवाल था वो लगभग इससे मिला जुला था कि भौतिकवाद का बस मैं इसका मतलब कितना लगभग योगदान है, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, देखिए वो तो मैं समझ गई कि ऐसा परसेंटेज वाइज तो मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि 30-40% तक मान सकते हैं इस चीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीति भी जो है, जो कलुषित हो रही है, वो भी भौतिकवाद के कारण है। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमको कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ठीक कर व्यवस्था को सुधारना होगा, ताकि सारी चीजें एक साथ लाइन अप हो सकें। जी सर, ओके, थैंक यू सर। जी जी। पुष्पा जी पूछिए अपना प्रश्न। पुष्पा गुप्ता जी। हेलो सर, जी। मेरा क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत क्या हो सकते हैं? जी, सामाजिक परिवर्तन एक अलग चीज है और व्यवस्था परिवर्तन एक अलग चीज है। जी। आप सामाजिक सर, समाज में परिवर्तन आएगा तभी तो नहीं चरित्र निर्माण अच्छा हो पाएगा। नहीं, थोड़ा सा अंतर है। हम ये बोल रहे हैं कि व्यवस्था अगर ऐसी होगी, जैसे एक उदाहरण लें कि हम बस में 100 आदमी को ले जा रहे हैं, जी सर। 50 लोगों की सीट है। जी। अब हम सबको बोलेंगे धक्का मत दो, कोई एक दूसरे पर गिरो मत, सीधे सीधे खड़े रहो। अरे भाई, 50 सीट थी, 100 लोगों को घुसा लिए, वो कैसे सीधे सीधे जाएंगे? वो तो जब ब्रेक लगेगा तो आगे पीछे गिरेंगे ही। तो व्यवस्था हमको ऐसी करनी पड़ेगी कि 50 लोगों की बस में 50 लोग बैठे, जी। या बीच में सबके प्रॉपर हैंडल हो। अगर हमको 100 लोग बैठानी है तो 100 लोगों के खड़े होने की ऐसी व्यवस्था हो कि वो एक दूसरे से बच के रह सकें। हम उस व्यवस्था को करेंगे नहीं, और जब उस व्यवस्था में बस आदमी औरत दोनों घुसे रहेंगे, वो जब टकराएंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ, मतलब यहाँ चरित्र नहीं है। अरे चरित्र कैसे रहेगा? आपने व्यवस्था तो बिगाड़ दी है। तो हम जब तक इस चीज को ठीक नहीं करेंगे तब तक चरित्र नहीं सुधरेगा। दूसरा, आप बोले कि समाज में सामाजिक परिवर्तन में क्या करें, उसी के लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि व्यवस्था सुधरे, और व्यवस्था सुधरेगी उसका सीधा सीधा सारा प्रभाव जो है वो पूरे समाज पर आएगा। आप एक बात सोचिए कि हम लोगों को 100 लोगों को कहीं जाना है एक साथ,
99 लोग तो अपना लाइन में चल रहे हैं और एक आदमी लाइन तोड़ करके फट से आगे बढ़ गया। अगर एक आदमी को रोकना व्यवस्था का काम है, 99 तो अपना ठीक लाइन में चल रहे हैं अपने आप जी। एक आदमी जो लाइन तोड़कर आगे चला गया, अगर उसको व्यवस्था नहीं रोकेगी तो बाकी 99 भी दूसरे गड़बड़ आदमी का भी मन करेगा कि हम भी लाइन तोड़ते चले जाएं। जी तब फिर तो लाइन आपकी 99 चरित्रवान लोग क्या कर लिए, 98 97 होते चले जाएंगे, क्योंकि लोग उधर से जाना शुरू कर देंगे नजदीक। जी तो हम जाए घूम करके 1 किलोमीटर और आप चले जाएं तुरंत 2 मिनट में। तो इसलिए व्यवस्था अगर मजबूत रहेगी, जी लाइन तोड़कर कोई नहीं जाएगा, और नहीं तो 99 लोग चरित्रवान रहेंगे तो लाइन तोड़ने वालों का संख्या बढ़ता चला जाएगा। ये मोटी मोटी बात। जी जी, व्यवस्था और चरित्र का इससे अच्छा उदाहरण अभी तुरंत में और कोई नहीं बताया जा सकता है। जी हाँ जी, चलिए, और कोई प्रश्न किसी का हो तो बताइए। अजय श्रीवास्तव जी। अजय श्रीवास्तव जी। जी आवाज सुनाई दे रही है सर? बोले। हाँ बताइए। तालिबान जो अफगानिस्तान में कब्जा किया है, वहाँ शरिया कानून लागू करके चरित्र निर्माण में जो बाधा उत्पन्न करेगा, इसके बारे में समझाएं। अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू होगा तो चरित्र निर्माण नहीं होगा, ये किसने कहा? ये बताइए कि अफगानिस्तान में हम आप क्या कर सकते हैं अभी? आपके विचार से हम क्या कर सकते हैं अफगानिस्तान में? अभी तो कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो अभी आराम कीजिए। आप अपना प्रश्न उस समय रखिएगा जब हम कुछ करने की स्थिति में होंगे। जब अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो नहीं, उसके अलावा हम लोग प्रश्न करके भी क्या, उसके अलावा ये सवाल जो है थोड़ा सा अभी तात्कालिक विषय पर है और ये एक्चुअली इस विचार का हिस्सा भी नहीं है, तो इस पर कुछ भी कहना। प्रश्न तो एक आध और कर लीजिए। जी हेलो सर। बोले। कला शिक्षा एवं लोक संस्कृति क्या है? कला शिक्षा एवं लोक संस्कृति क्या है? मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। कला शिक्षा एवं लोक संस्कृति क्या है? लोक संस्कृति क्या में आ जाता है? कला शिक्षा और लोक संस्कृति, हाँ क्या है? मैडम मैं इस सवाल का जो आज का विषय है इससे कहीं इसको जोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कला शिक्षा तो मतलब आर्ट से आप कहना चाह रही हैं। हाँ, और लोक संस्कृति भी तो उसी के अंदर आ गया। देखिए मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आपको बोल रहा हूँ कि लोक संस्कृति में जब हाँ सर। जी, लोक संस्कृति में जब लोग पहले जब खाली होते थे या प्रसन्न होते थे तो एक साथ इकट्ठे होते थे, उस समय को अपना टाइम पास करने के लिए, उसको इंजॉयमेंट के लिए जिस कला का उपयोग करते थे वह उनका मतलब डांस, गाना, बजाना, ये एक उसकी लोक संस्कृति का हिस्सा था और कला उसका माध्यम है। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग कला प्रचलित थी और वहाँ के लोग उससे अपना मनोरंजन करते थे। अब आपका विषय में अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना समझ पाया हूँ उससे ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। सुनिए, रुक जाइए रानी जी। जो लोग कोई प्रश्न नहीं कर पाए हैं, एक भी प्रश्न जो लोग नहीं किए हैं वो कर लीजिए, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है ना। जी यस सर, यस। जो लोग कोई प्रश्न नहीं कर पाए वो कर लीजिए अपना। हेलो, बताइए किसी को और। चलिए रानी जी, आप एक और पूछ लीजिए लास्ट में। आप एक बार मेरे उसमें देखो, कोई सवाल पूछा है क्या?
फेसबुक में चरित्र शिक्षा क्या कुछ नहीं है, होता है? लाइव नहीं है ना, देख रहे थे पर पूछे नहीं। कम लोग हैं कि ज़्यादा लोग हैं? एक बार दोबारा से पूछिए अपना प्रश्न। फिर से एक बार बोलेंगे, क्या बोले? हो गया चरित्र शिक्षा, हाँ, चरित्र शिक्षा क्या हुआ? चरित्र शिक्षा क्या हुआ? जैसे आप, मैं जो समझ पा रहा हूँ बात, कि जैसे अपन स्कूलों में पढ़ते थे पहले हम लोग, एक उसमें एक सब्जेक्ट होता था नैतिक शिक्षा। अगर आप वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो ये चीज़ है कि पहले के, आजकल तो हमको पता भी नहीं है कि अब स्कूलों में शायद ये विषय हटा दिया गया लगता है, लेकिन पहले एक विषय शिक्षा चलता ही है, कहीं कहीं चलता ही है, हम लोग के समय तो चलता था। हाँ, हम लोग के समय तक चलता था। तो वो ये था कि भाई जो चीज़ें हमको करनी चाहिए वो स्कूलों के माध्यम, चूंकि शासकीय स्कूल ज़्यादातर उस समय थे, तो स्कूलों के माध्यम से एक विषय रखकर और बच्चों को ये सिखाया जाता था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है। जैसे एक मैं सिखाने का एक बहुत, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यह एक चरित्र शिक्षा है ये, कि स्टूडेंट को ये सिखाया जा रहा है कि गुरु और गोविंद के समय आपका क्या उचित है। तो क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह बच्चों को सिखाया जाना, यही चरित्र शिक्षा है। जी, आज भी यह सब्जेक्ट चलता है, पर क्रिश्चियन स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं चलता। नहीं, कोई बात नहीं, वो देखिए, चरित्र शिक्षा का सब्जेक्ट चलना नहीं चलना एक अलग विषय है। चरित्र की शिक्षा तो हर माँ बाप, हर परिवार अपने बच्चों को देता है, और स्कूल के शिक्षा से कोई जरूरी भी नहीं है कि हम सीख पाए। कहाँ से बदले थे? आपका कट क्यों जा रहा है? हेलो, हो गया।